हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम लेक्चर की ओर बढ़ें, आज मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आज की जो ये क्लास है, आई एम सीरियसली सॉरी, बहुत लेट हो गई है। ये सुबह क्लास आती है, दोपहर को 1 बजे बेसिकली जो क्लासेस आती हैं। इसमें क्या हो रहा है, तो क्योंकि ये बहुत बुक अभी है, इसमें काफ़ी कुछ मटेरियल बचा हुआ है, तो इसको रेगुलर पढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ पढ़ के फिर इसको अच्छे से भापना जांचना पड़ता है, तब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाती हूँ। ये नहीं कि किताब उठाया और लाइन टू लाइन पढ़ा दिया, उसमें भी वक्त लगता है। दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी होता है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बट हम कोशिश कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरा वायदा था कि इसको बिना स्किप किए हमें पढ़ना है, तो सुबह की जगह शाम मिल रही है, लेकिन इसको देखिए। और अभी तक लेक्चर 1 to 8 तक आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उनको देखिए, फिर इसको देखिए। क्योंकि कल वाले लेक्चर में और परसों वाले लेक्चर में मैंने बजट और आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ों को कवर करा दिया है। स्पेशली कल वाले बजट में मैंने कल वाले लेक्चर में मैंने बजट इत्यादि को कवर कराया है। लेकिन आज हम यहाँ पर अगर देखने वाले हैं तो यहाँ पर आज हम आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के साथ साथ और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 को देखने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, इस लेक्चर से जुड़े हैं, तो जाके देखिए, यहाँ पर मैं लिंक भी डाल दूंगी और सारी प्लेलिस्ट इसकी है। लेक्चर 1 to 8 आपको उस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कॉमेंट करके जो भी आपसे होमवर्क दिया जा रहा है उसका आंसर ज़रूर करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कॉमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछिए। कोई क्वेरी है, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी है, उसके बारे में भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा और नए प्रोग्राम्स हर बार कुछ ना कुछ नया शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसे हमने ज्योग्राफी को शुरू किया है, वैसे ही अब मेरी प्लानिंग है इसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को पढ़ाने की। उसी के साथ साथ जनसंख्या के विषय पर जितने भी PYQs हैं उनको सॉल्व करने की, ताकि आप UPPSC हो चाहे UPSC हो, उसमें आपके लिए मददगार साबित हो। तो इसको फिलहाल हम RO ARO, ये जो वीडियोस आपके पास आ रही हैं अभी, दृष्टि करंट अफेयर्स आई की, RO ARO और UPPSC के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। और RO ARO से पहले ही मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी इन सारी वीडियोज़ को, मेरी पूरी कोशिश है, ताकि आप रिवाइज करके जा सकें। बट इसके जो क्विज़ होंगे, इस पर बेस्ड जो मैं क्विज़ बनाने वाली हूँ, उसमें 400-500 क्वेश्चन लगभग आपके रहेंगे। वो प्रैक्टिस आपको UPPSC से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन RO ARO से पहले कंप्लीट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि उसका भी एक क्राइटेरिया, उसको भी पढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है, समय लगता है। तो वो UPPSC से काफ़ी पहले कंप्लीट होगी, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन RO ARO से पहले वो क्विज़, दृष्टि का जो क्विज़ मैं आपको कराऊंगी, जिसमें MCQs कराऊंगी मैं, वो आपको उससे पहले नहीं मिलेगा। RO ARO से पहले, वो UPPSC से पहले 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समय ज़ाया नहीं करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, बजट का जो एक हिस्सा यहाँ पर मैंने कल पढ़ाया था वो यहाँ पर कवर किया हुआ। अगर आप कहेंगे तो पीछे चल के मैं वो आपको वो भी दिखा देती हूँ, PDF, जिसमें मैंने कल जो है बजट का काफ़ी हिस्सा है कवर किया हुआ है। ठीक, देखिए, इसमें कल हमने लेक्चर 8 के दौरान इसमें हमने कुछ पढ़ा था, देख लेते हैं वो, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से केंद्रीय बजट को कंप्लीट किया। ठीक है, इस केंद्रीय बजट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर हमने केंद्रीय बजट में काफ़ी चीज़ें कवर की, कितना क्या आंकड़ा है, क्या डेफिनीशन है, वो सब देखा। मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज इत्यादि सब चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ा। अब इसी कड़ी में हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। तो चलिए, इसमें अब हम आज की इस कड़ी में आर्थिक समीक्षा को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आर्थिक समीक्षा की यहाँ पर बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या, हमने बजट को देखा। अब आर्थिक समीक्षा में भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखनी है। जो इकोनॉमिक सर्वे है आपका, तो इसमें सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, भारतीय व्यापार के प्रमुख पहलू हैं कैलेंडर वर्षवार। मोस्टली लोगों ने इसको छोड़ा हुआ है, जबकि ये छोड़ना नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। 95% लोग इसको छोड़ चुके हैं। हमने जैसे देखा, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए मैंने पूछा था वो 4 कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पर निर्यात निष्पादन, यानी कि निर्यात ट्रेड
ठीक है। यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट के परसेंटेज में हमें चीज़ों को देखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट के साथ साथ इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं वो कितने परसेंट में, उसको हमें यहाँ देखना है। तो पहला क्या है यहाँ पर, विश्व, यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड में इसको थोड़ा कम कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए विश्व पर्ण निर्यात यानी कि वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी में हम कितने परसेंट में, 2019 में कितना था, 2020 में, 2021 में कितना था। तो हाल फिलहाल हम 2021 का देखेंगे। और मर्चेंडाइज यानी कि पर्ण मतलब क्या होता है, ट्रेड गुड की बात करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये पर्ण मतलब यहाँ पर मर्चेंडाइज मतलब क्या होता है, ट्रेड गुड की बात करता है, ट्रेड गुड्स की बात करता है, ठीक है, ट्रेड गुड्स की बात करता है। तो 2021 में देखेंगे कितना था हमारा, भारत का व्यापार का निर्यात 1.8% था, याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते हैं यहाँ पर विश्व पर्ण और सेवा निर्यात, यहाँ पर वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी कितनी थी, 2021 में हम देखें तो 2.2% थी, ठीक है। ये देखा, ये हमने किसके संदर्भ में देखा है, इन दोनों चीज़ों को निर्यात के संदर्भ में देखा है। किसके संदर्भ में देखा है, निर्यात के संदर्भ में देखा है। अब हमें यहाँ पर आयात के संदर्भ में, ठीक है, आयात के संदर्भ में देखना है कि ये ट्रेड गुड्स जो है हमारा वर्ल्ड मर्चेंडाइज इंपोर्ट है, उसमें आयात कितना हमने 2021 में किया है। यहाँ पर 2021 का आंकड़ा 2.5% किया हुआ है, ठीक है। कितना किया है, 2.5% किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, कह रहे हैं विश्व व्यापार में भारत का अगर स्थान देखा जाए, पूरे विश्व में भारत का स्थान देखा जाए व्यापार के अंतर्गत, तो यहाँ पर पर्ण यानी कि ट्रेड गुड में कितना है, 21% है, 21 पोजीशन पर है, ठीक है। पर्ण आयात में अगर देखा जाए, आयात में यानी कि इम्पोर्ट में अगर देखा जाए तो कितना है हमारा, 14 है, और एक्सपोर्ट में देखा जाए तो 7 पोजीशन पर हम है पूरे वर्ल्ड में। पर ओवरऑल देखा जाए तो हम 21 पोजीशन पर हैं। किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं हम ट्रेड की, पूरे ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है, निर्यात की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम निर्यात में देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें जो मैंने बताई इसको बस सीधे सीधे पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयात और निर्यात में कितना परसेंट में हम हैं ट्रेड गुड्स के अंतर्गत 2021 में, वो देख लेना, सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब नीचे यहाँ पर आते हैं, इसी के साथ आप पेज नंबर यहाँ पर देखेंगे 96 पर आएंगे जब आप, तो ठीक है, यहीं पर नीचे आप देखेंगे कुल प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक, ठीक है, और उनके उत्पादन 2021-22 की जो 4th एडवांस एस्टीमेट वो जो रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत क्या बताते हैं। इससे पहले कि हम फसल और उनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देखें, इससे पहले हमें क्या करना है, आपको पहले होमवर्क ले लेना है। यहाँ पर होमवर्क क्या होने वाला है आपका, होमवर्क ये रहने वाला है आपका कि आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि रबी, ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, किसकी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों के बारे में हमें जानना है, कौन कौन सी फसलें हैं, कब इनको उगाया जाता है, कब इनको बोया जाता है, कब इनको काटा जाता है, इन तीनों फसलों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है, अपने होमवर्क में समझना होगा, पढ़ना होगा। ये आपको सिर्फ घटना चक्र के अंतर्गत सीधे सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, कौन सी पोजीशन में, कहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो जैसे हमने देखा, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, जैसे चावल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चावल में आप देखते हैं, मैं इसको नॉर्मल पेन से हाईलाइट कर देती हूँ, चावल में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश 2nd पोजीशन पर है। मैं इसमें सेकंड देख रही हूँ, जहाँ पर येलो पेन यूज़ कर रही हूँ वहाँ यूपी की बात कर रही हूँ, ठीक है। चावल में उत्तर प्रदेश क्या है, दूसरे स्थान पर। अब फिर दूसरा देखिए, गेहूं में आप देखेंगे दूसरे नंबर, पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। चलो पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले जहाँ यूपी पहले नंबर पर है, पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यूपी कहाँ पर आपको पहले नंबर पर दिख रहा है, कुल खाद्यान्न के अंतर्गत यूपी दिख रहा है पहले नंबर पर, ठीक है। यूपी को ही मैं बस येलो पेन से लिखूंगी। इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि यूपी 2nd पोजीशन में कहाँ पर है, तो यूपी चावल में 2nd पोजीशन पर है, उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है, चावल में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर और उत्तर प्रदेश आपको कहीं पर 2nd पोजीशन में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2nd पोजीशन में कहीं और नहीं है, एक हमारा रह गया था गन्ना जो है, यूपी उसमें भी पहले स्थान पर है। तो हमने क्या देखा, यूपी पहले और दूसरे स्थान पर कहाँ कहाँ है, वो हमने किस किस फसल में है वो हमने पोजीशन को देखा। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो है किस फसल में तीसरे स्थान पर, जैसे अरहर तूर में भी उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। तो पहला यूपी के संदर्भ में यहाँ पर समझिए, पहला,
दूसरा और तीसरा स्थान किन किन फसलों में उत्तर प्रदेश का? पहला स्थान में कहाँ कहाँ है? गेहूं में है, गेहूं में पहला स्थान है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ पर? कुल खाद्यान्न के अंतर्गत पहले स्थान में है उत्तर प्रदेश, पहला स्थान, ठीक है। इसके साथ आपका भी ये है गन्ना, ठीक है, गन्ना में भी है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। अब दूसरे स्थान पर कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? दूसरे स्थान पर गेहूं में, दूसरे स्थान पर आपको दिख रहा है चावल में, दिख रहा है यूपी है, ठीक है, चावल की फसल में दूसरे स्थान पर। और कहाँ है दूसरे स्थान पर? एक ही स्थान पर उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है, वो चावल के अंतर्गत। अब तीसरे स्थान पर कहाँ पर है? तो अरहर में है, ठीक है, अरहर की फसल यानी कि तूर जिसको बोलते हैं, उसमें यूपी तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको डाटा जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है यूपी के संदर्भ, क्योंकि पेपर किसका? यूपी का देने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर अब चेंज करना है, अब मैं कलर चेंज करती हूँ थोड़ा, और अब हम ये देखते हैं कि बाकी जैसे पहले स्थान पर अब कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर यूपी वहाँ पर कौन कौन है। जैसे पहले स्थान पर आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र है। आप अरहर तूर में देखेंगे तो यहाँ पर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, तीसरे स्थान पर यूपी है। चना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चना की फसल में यहाँ पर भी महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर कहाँ है? अरहर में है और चना में है, ठीक है, और कहीं पर नहीं है, ठीक है। सोयाबीन में भी है, पर इंपॉर्टेंट पे ये भी हमें फिलहाल समझना है, तो सोयाबीन में भी महाराष्ट्र है, क्लियर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कपास। अब गुजरात कहाँ कहाँ पर है? तो गुजरात कपास में जो है गुजरात पहले स्थान पर है, ठीक है। और कहाँ कहाँ गुजरात आपको पहले स्थान पर दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। मूंगफली में पहले स्थान पर गुजरात दिख रहा है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है आप देखेंगे यूपी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश फसलों के संदर्भ में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर किन किन फसलों में है, यहाँ पर हमने उनको देखा यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था उसको बता दिया है, क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहा है आयात की दृष्टि से अगर हम देखें, इम्पोर्ट की दृष्टि से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 के जो देश है ना, राज्य, स्टेट, जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में तो कंट्रीज़ को स्टेट ही संदर्भ किया जाता है ना, तो इसमें कौन कौन है देखिए। अब आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन कौन से, किनकी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है जिनसे हम आयात करते हैं? तो सबसे पहले पोजीशन पे चाइना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका यूएई है दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे यूएसए है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सऊदी अरब, फिर इराक है। किसके? आयात के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जिन देशों से हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब वही एक्सपोर्ट किन किन देशों के साथ हम करते हैं, वो टॉप 5 देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, इसके बाद तीसरे पोजीशन पे चाइना, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर निर्यात हम जिनको चीज़ें करते हैं वो है आपको कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। फिर आपका ऐसे बांग्लादेश, हांगकांग है। तो थोड़ा सा ये याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए और बनने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब हमने ये क्या समझा? हमने आर्थिक समीक्षा को, क्योंकि हमने बजट समझ लिया था काफ़ी हद तक, तो हमने इकोनॉमिक जो सर्वे है ना उसको देखा, ये ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। 95 पेज नंबर और 96 के संदर्भ में हमने देखा। अब 96 पेज नंबर जब आप बुक में खोलेंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ आपको देखने को मिलेगा यूपी बजट। तो उत्तर प्रदेश का बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है जो 23-24 के लिए दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, देखिए ये बुक जो है ना बहुत महंगी नहीं है, मात्र 110-120 रुपये की बुक है, इसको खरीद लीजिए, वीडियो के साथ साथ पढ़िए, कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराया जाएगा आपको, क्योंकि पीडीएफ मिल गया वो पीडीएफ में ही पढ़ा रहता है और कोई पढ़ाई लिखाई फिर नहीं होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बजट को हम देखेंगे। हमने ओवरऑल इंडिया का जो बजट है ना पूरा, वो हमने अपने देश का देख लिया। अब हम उसमें स्पेसिफिक यूपी का क्यों? क्योंकि यूपी के संदर्भ में बुक है और यूपी के संदर्भ में है, तो यूपी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखा कि भाई यूपी के संदर्भ में अगर बात करें तो ये वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट है। इसमें बजट का जो कितने लाख करोड़ रुपए का यहाँ बजट रखने का अनुमान रखा गया? 6.9 लाख करोड़ रुपीज़ रखने का किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, ठीक है। आप कह रहे हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर होमवर्क, आपको एक चीज़ समझना है, होमवर्क मैं क्यों देती हूँ? ताकि आपका ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि उसके इर्द गिर्द भी चीज़ें तैयार होती रहें। तो आपको याद रखना है कि जो 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सदा हुआ कदम बात करी गई है कि एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हमें पूरा करना है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था की ये बात करें ना, तो इकोनॉमी पाने का जो इनका टारगेट है, ठीक है, इसको पाने का जो टारगेट है वो क्या है? टारगेट ईयर क्या है? ठीक है, टारगेट ईयर अगर हम कहें
तो वो कौन सा वर्ष है जिसमें इन्होंने टारगेट लिया कि इस वर्ष में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हम अचीव कर लेंगे, वो किस ईयर की बात करता है। ये होमवर्क है आपका, ज़रूर यहाँ पर मुझे मैसेज करिएगा, नेट पर सर्च करिए जाइए, क्योंकि इसी के साथ साथ आपके बाकी के प्रश्न भी सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। वरना लाइन टू लाइन आपको बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पर काम करना होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अच्छा देखिए, मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती थी, एक्चुअली मैं मिस हो गया वो मुझसे, मैंने लिखा हुआ था अपनी बुक में लेकिन मैं भूल गई। यहाँ पर देखिए जो पेज नंबर आपका है, पेज नंबर आपका 96 है, 96, उसी के संदर्भ में मुझे आपसे पूछना था। जब यहाँ पर सोयाबीन ये इत्यादि फसलों की बात कर रहे थे ना, तो अब इसको देखिए कैसे जोड़ना है, कैसे बेसिक के साथ जोड़ना है। तो आप क्या बता सकते हैं, जैसे अगर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मैंने आर्ट एंड कल्चर भी कई बार आपको पढ़ाया, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जैसे विश्व में सबसे प्राचीन एग्रीकल्चर का जो आप बताएंगे एग्रीकल्चर का जो साक्ष्य है ना, वो कहाँ पाया गया है, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर की बात की, तो आप एग्रीकल्चर का सबसे पहला साक्ष्य आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है। क्योंकि देखिए पहले हम ऐसी पत्थरों से वो सब चीज़ों पे निर्भर करते थे, ठीक है, कंद मूल और इन सब मतलब नॉर्मल हम जो है चीज़ों पे निर्भर करते थे। इसके बाद फिर हमने पशुपालन सीखा, पशुपालन के बाद ही तो हम कृषि करना सीखे हैं। तो आप पहले बताइए कि पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, और फिर इसके बाद सबसे प्राचीन एग्रीकल्चर का, सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य कहाँ पाया गया है। तो ये होमवर्क के तौर पर आपको बताना है। अब अगर आपने पढ़ा होगा, PYQ देख रहे होंगे हिस्ट्री में, तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पेज नंबर आ जाइए 97 पर, ये पेज नंबर 97 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा अमृतकाल का पहला बजट का ये अनुमान है, जिसके अनुमान है ये, जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये यहाँ पर शो किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट शो किया गया है। अब जैसे हमने मेन बजट में देखा था कुछ प्राथमिकताएं थी, कुछ घोषणाएं थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बजट की कुछ घोषणा है। जैसे इनकी क्या घोषणा है कि देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। वहाँ पर टोटल GDP 7% है, उसमें अगर हम यूपी की बात करें तो 8% GDP जो पूरे भारत की है, पूरे भारत की GDP में 8%, 8% उत्तर प्रदेश का योगदान है। और उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार भी है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ हमें 2-3 चीज़ें और यहाँ पर ध्यान रखनी है। वो क्या याद रखनी है, जैसे 2021-22 में आप देखेंगे जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ पर आप ध्यान देंगे 16.8% वृद्धि दर्ज की गई है 2021-22 में, ठीक है। जो विकास दर में आप देखेंगे जो कि देश की विकास दर से अधिक है, ठीक है, जो कि विकास दर से अधिक है, देश की विकास दर से। अब यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है कि जो इस राज्य की जो विकास दर है ना, जो इस राज्य की जो GDP है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पूरे भारत की विकास दर से अधिक है। यानी कि इस मात्र उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। पूरे भारत अगर देश की विकास दर देखा जाए तो उससे भी अधिक उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर 2017 से पहले, यहाँ पर 2017 से पहले आप देखेंगे जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर बता रहे हैं कि 2017 से पहले राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 4.2%। अब ये मत कहिएगा कि मैम इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें क्यों यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। एक अन्य पार्टी की बात किससे पहले जो देखेंगे उसमें बेरोजगारी बताते हैं 14.4% थी हमें, लेकिन किताब के संदर्भ में याद रखना प्रेजेंट टाइम में 4.2% है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ जो है 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, वहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ पर कुछ ना लिस्ट आपको एक तरीके से दी गई है, तो हमें ये देखना है कि किन किन जगह पर उत्तर प्रदेश है जो देश में प्रथम स्थान पर, यानी कि उत्तर प्रदेश अब क्या है, उत्तम प्रदेश कहला रहा है। उत्तर प्रदेश क्या कहला रहा है, उत्तम प्रदेश कहला रहा है। क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर कहाँ कहाँ पर है, किन किन कामों में उसने पहला स्थान प्राप्त किया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना, ठीक है। इसके बाद है ग्रामीण और शहरी के तहत आवास निर्माण, ठीक है। अब यहाँ पर आवास निर्माण की बात कर रहे हैं, हालांकि अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो वहाँ कुछ आंकड़े अलग ही हैं, लेकिन ठीक है, हमारे लिए तो यही ज़रूरी है फ़िलहाल। जब आप ज़मीनी स्तर पर उतरे, आप SDM बने, जब आप अधिकारी बने, तब आप देखिएगा जाके वहाँ पर
ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म ठीक है, एक ये हो गया। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना, एमएसएमई। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो है पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करना। तो ये जो कुछ आप इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन, एथेनॉल। यहाँ पर आप क्या ध्यान रखना है, यहाँ देश के प्रथम स्थान पर यूपी कहाँ कहाँ पर है, दुग्ध उत्पादन में है, गन्ना में है, चीनी उत्पादन में, एथेनॉल की आपूर्ति में है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन देखिए, गन्ना से चीनी, चीनी और गन्ना याद रहेगा, फिर एथेनॉल की आपूर्ति, और दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर यूपी है। हो सकता है ट्रिक करके कुछ यहाँ से पूछ ले। अब जैसे यहाँ पर गन्ना का नाम आया है, तो आप देखेंगे कि एमएसपी जानते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे देश में फसलों में दिया जाता है, फसलों के लिए, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि एमएसपी जो है किस तरह से काम करता है। प्लस अगर हम बात करें गन्ने के संदर्भ में, तो गन्ने के लिए एमएसपी के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जाती हैं सपोर्ट के माध्यम से, क्या आप हमें बता सकते हैं? जब गन्ने की बात आई है तो इसलिए मैंने पूछा है। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद नीचे वाली लाइन पे आप आएंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर, यानी कि पंजीकरण में इस योजना में अगर पूरे देश में पहले स्थान पर है तो वो यूपी है। इनको रट लीजिएगा, प्रश्न बनने की संभावना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दे रहा है, जैसे मैंने कहा था कि मनरेगा की जब बात आएगी तो उसके बेसिक को ज़रूर जान लीजिएगा, और प्रेजेंट टाइम में मनरेगा का क्या काम है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट के अंतर्गत कह रहा है ये। इसके बाद उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर राज्यों का अचीवर श्रेणी में शामिल है, और राज्यों की अचीवर श्रेणी में यानी कि देश में जो व्यवसाय है उसमें सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है, और राज्यों की अचीवर श्रेणी में शामिल हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, यहाँ पर क्या है, सुदूर ग्रामों को विकास खंडों और कस्बों से जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस शुरू की गई है, जो भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात कह रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है। अब यहाँ पर आता है, ऊपर हम थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यही सेम पेज नंबर 97 पर यहाँ पर कह रहे हैं किसानों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक। अब ये क्या है, द मिलियन फार्मर्स स्कूल। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, फार्मर्स मतलब किसानों की बात कर रहा है, तो फिर किसानों के लिए स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल का मतलब है कि उनको किसी न किसी चीज़ से प्रशिक्षित कर रहा है, ठीक है। यानी कि कृषि की समग्र नवीनतम सभी नवीन टेक्नोलॉजी से उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक नवोन्मेष कार्यक्रम शुरू किया गया। द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। आप देखेंगे यूपी में अगर रोजगार की बात होगी ना, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी। यूपी में जो रोजगार है, यूपी में रोजगार में सबसे पहले पोजीशन पे आप देखते हैं एग्रीकल्चर आता है। रोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? कृषि के अंतर्गत मिलता है यूपी में, ठीक है। फिर आपको हथकरघा में मिलेगा। किस में मिलेगा? हथकरघा में मिलेगा। इस तरह से थोड़ा याद कर लेना है बेसिक में, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें देखेंगे टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो आप देखेंगे निवेश हो रहा है, उससे रोजगार उपलब्ध जो हो रहा है, देखेंगे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्याहित है। तो राज्य में आधिकारिक रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 को लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ विश्वविद्यालय खोले गए हैं। तो क्या है? विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी राज विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज विश्वविद्यालय। इसके बाद मुरादाबाद मंडल में राज विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको याद रखना है। इसके बाद आप बता सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई है कि देवी पाटन मंडल जो है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात करें देवी पाटन, ठीक है, देवी पाटन एक मेला लगता है, ठीक है। देवी पाटन मंडल में एक मेला लगता है इसके नाम से। ये क्या है, क्यों फेमस है? तो आप देखेंगे इसमें, आप फिलहाल बताइएगा, सर्च करिएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम एक तरफा प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है, देवी पाटन मेला, ठीक है। और डिटेलिंग मिलेगा तो मुझे यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर या वर्तमान में यहाँ पर किसकी बात करें? वनावरण और वृक्षावरण की बात करें, दोनों की बात करें, वनावरण और वृक्षावरण की, यानी कि IFSR की बात
कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट मैं कह रही थी ना पढ़ाऊँगी, वैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रेजेंट टाइम में वनावरण और वृक्षावरण हम भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। पूरे देश का जो है 9.23% है वनावरण और वृक्षावरण, और 2030 तक कह रहे हैं वनावरण और वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये 2023-24 के बजट में बताया गया कि हमने एक टारगेट लिया। देखिए, जहाँ पर टारगेट बेस्ड बात हो ज़रूर उसको ध्यान में रखना है। तो 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण 15% करने के लक्ष्य रखा गया यूपी बजट के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बॉक्स देख रहे होंगे आप, तो इस बॉक्स में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की मांग 2023-24। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनुपूरक मांग का जो प्रस्तावित जो आकार है अनुपूरक मांग का, वो कितना है, 2,87,060.67 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट में विशेष तौर पर किसानों पर यहाँ पर केंद्रण रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों का लंबित बकाया चुकाने के लिए यूपी सहकारी चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि किसानों को अनुपूरक अनुदान की मांग के अंतर्गत विशेष तौर पर किसानों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिनकी सहायता के लिए यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि बजट का जो आकार है लगभग 6.9 ट्रिलियन था। प्रेजेंट 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रस्तुत किया गया बजट, उसका आकार 6.9 ट्रिलियन था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अनुपूरक बजट को 6.9 ट्रिलियन था, फिर ये 7.19 ट्रिलियन कैसे हुआ 2023-24 में, जब उसमें अनुपूरक बजट को एड ऑन कर लिया गया। तो इस पूरी लाइन को पढ़िए। 2023 फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का आकार लगभग 6.9 ट्रिलियन था। प्रेजेंट टाइम में अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष, यानी कि यहाँ पर चालू क्या देखेंगे, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट का आकार 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में के प्रतिशत के संकेतक के रूप में यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि एक, अगर हम सिर्फ बात करें यहाँ पर 23-24 में बजट का अनुमान, 22-23 में, 23-24 में, अगले 3 वर्षों के लिए पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान क्या, क्योंकि इलेक्शंस होंगे यहाँ पर इसमें, इस दौरान में आप देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है। अगर हम सिर्फ इन सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ राजकोषीय घाटा देखें ना, तो राजकोषीय घाटा जो है 23-24 में कितना रहने के अनुमान है, 3.48% है। वहीं आप फिर अगले कह रहे हैं कि अगले आने वाले 3 वर्षों में क्या पहले से पूर्वानुमान लगाया कि राजकोषीय घाटा कितना कम हो जाएगा 26-27 में, 2.80% हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस की बारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है राजकोषीय घाटे के बारे में। क्लियर है। पेज नंबर 97 तक हमने किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का बजट देखा, अब हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की आर्थिक, अभी तक हमने ऊपर भारत की ओवरऑल आर्थिक समीक्षा को देखा था, उससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, पूरे भारत का बजट देखा था, है ना। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बजट देखा, फिर अब हम उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा भी देखेंगे। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा हम देख रहे हैं। देखिए, बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि मैम जो है कब तक आएगा ये वीडियो। फिलहाल देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं जो स्थिर कीमतें हैं ना, यानी कि आधार वर्ष, स्थिर कीमत आधार वर्ष क्या है, 2011-12 हमने बजट में समझा था। अब ये मत कहिएगा हमें नहीं याद है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी। ठीक है, आप कह रहे हैं इसकी वृद्धि जो है 9.64% है और प्रचलित चालू कीमतों पर 6.76% रहने वाली, यानी कि मार्केट प्राइस अगर हम देखें और बेस प्राइस देखें तो उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इतनी वृद्धि दर 9.64% है और अगर मार्केट कीमतों पर देखें 16.76% रहने की अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे। ये चार्ट के अंदर क्या क्या है कि मूल्यवर्धन की स्थिति, राज्य मूल्यवर्धन यहाँ पर इसकी स्थिति की बात कर रहा है। राज्य मूल्यवर्धन है कि जीएसवीए की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कहने का तात्पर्य है कि आप देखेंगे कि जीएसवी में वृद्धि दर कितना % है स्थायी भावों पर और प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर मतलब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 21-22 में 20-21 में देखेंगे तो यहाँ पर कितना %, माइनस में 4.9%, 95% था। 2021 और 22 में यहाँ पर 9.49% था स्थायी भावों में, यानी कि आधार वर्ष 11-12 के दौरान स्थायी कीमतों पर। इसके बाद प्रचलित कीमतों पर यानी कि मार्केट प्राइस की जो ये बात कर रहा है 2021-22 में कितना % बढ़ा, -3.30 था और 14.84 अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब 21-22 के दौरान की बात कर रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चलो अगर देखिए ऐसा देखो, मैं वही डाटा आपको बताने की कोशिश करें जो हो सकता है याद हो जाए। अब सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अब सब कुछ रटने का कोई मतलब नहीं है इतने कम समय में, ठीक है। अब यहाँ पर और ज़रूरी भी नहीं क्योंकि पूछा ही नहीं जाएगा। अब कह रहे हैं कि स्थिर कीमतों पर, यहाँ देखिए स्थिर कीमतों पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है वो हम देखेंगे। ये त्वरित अनुमानों के अनुसार बात कर रहा है 2021-22 में। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ होमवर्क देना है। देखिए कुछ बच्चे इरिटेट भी हो जाते होंगे कि मैम होमवर्क होमवर्क बहुत देती हैं, होमवर्क नहीं करेंगे ना तो स्कूल वाला हाल हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्राथमिक द्वितीय अपना लॉस करना है तो होमवर्क मत करिएगा, बाकी आपकी इच्छा। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो होते हैं वो कौन कौन से, इसके अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र हैं, ये इनके विषय में जानना है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वो जाके अपना PYQ में घटना चक्र पूर्वावलोकन में आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रचलित कीमतों पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा फोकस करिए, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, ठीक है। फिर द्वितीय क्षेत्रों का क्या योगदान है यहाँ पर, इसके बाद त्वरित इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर देखेंगे। फिर यहाँ पर प्राथमिक ये प्रचलित कीमतों पर, बेसिकली यहाँ देखिए प्रचलित कीमतों पर, फिर इसके बाद है स्थायी कीमतों की बात कर रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, फिर आधार बेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है, तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में आप देखेंगे जो बात कर रहे हैं वो 14.59% है। फिर इसके बाद प्रचलित कीमतें, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, ये स्थिर कीमतों पर प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दर कितनी है, यहाँ पर ये दिया गया। फिर प्रचलित कीमतों पर, अच्छा चलो बताते बताते कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो देखिए स्थिर कीमतों पर अगर आप देखेंगे प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या क्या है, कितना है स्थिर कीमतों पर प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों का वृद्धि दर, तो आपका 14.59% प्राथमिक में स्थिर कीमतों पर, द्वितीयक में आपका स्थिर कीमतों पर है 10.32%, फिर तृतीयक में आपका स्थिर कीमतों पर है 6.53% की वृद्धि। फिर जब बात आती है प्रचलित कीमतों पर, प्राथमिक और द्वितीयक कितना है, तो प्रचलित कीमतों पर इतना है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक इतना % की वृद्धि रहने के अनुमान है, ठीक है। अब यहाँ पर 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, GDP में 28.11% है, जो 21-22 से में बढ़कर 28.44% हो गया। यानी कि 20-22 के दौरान देखेंगे प्रचलित कीमतों में जो प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान हुआ है वो GDP में 28.11% था, जो 21-22 में बढ़कर 28.44% हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2021-22 में त्वरित अनुमान के अनुसार स्थायी कीमतों पर जो GSVA है ना, GSVA है, उसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक खंड का योगदान कितना रहा है, तो यहाँ पर क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक दे दिया गया, ये इतना वो नहीं है। यहाँ पर GVA का मतलब क्या है, सकल राज्य मूलवर्धन की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन आपको क्या आना है, यहाँ पर आपको देखना है कि मेन इस चीज़ पर आइए कि प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए, अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 2011-12 यानी कि स्थायी बेस और में 32,002 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 20-21 और 21-22 में क्रमशः 2020-21 में कितनी 61,374 रुपीज़, और 2021-22 में आप देखेंगे कितनी है 70,792 रुपीज़ हो गई है। यानी कि कहने कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम PCI देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, तो 2021-22 के संदर्भ में प्रति व्यक्ति कितने रहने का अनुमान रखा बताया गया, 70,792 रुपीज़। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पूरे भारत के संदर्भ में देखा था, ये यूपी के संदर्भ में PCI पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए कुछ चीज़ें हो सकता है डाउट होंगी, लेकिन आप 2-3 बार जब उनको सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। जब वही चीज़ें बार बार भी समझ आए तो उसको छोड़ देना, हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसके बाद स्थायी कीमतों पर, अगर स्थायी कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय देखी जाए, यहाँ पर क्या था, प्रचलित मार्केट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की बात की थी पर कैपिटा इनकम यूपी के संदर्भ में, तो 21-22 में 70,792 रुपये है। पर अगर हम आधार बेस की बात करें, 2011-12 स्थिर कीमतों की बात करें, तो प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे 21-22 में 42,525 रुपये है। बस इतना याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, तो देख लेना आप इसको, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना यहाँ पर 2022-23 के संदर्भ में
तो ये जो चार्ट दिया है इसको थोड़ा देख लीजिए आप। यहाँ पर कह रहे हैं जीएसटी जो है भारत यूपी का जो जीएसटी में कितना परसेंट मिल रहा है इसको, स्वकर स्वकर राजस्व की संरचना, राज्य के स्वकर अपने करके राजस्व की जो रेवेन्यू है उसकी संरचना बात कर रहा है। तो जीएसटी से 40%, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। टॉप 3 के आपको रट लेना है। राज्य उत्पाद शुल्क की बात की जाए तो कितना मिल रहा है, 22.28%। इसके बाद मूल्य संवर्धित वैट की बात, कर की बात, टैक्स की बात कर रहा है। वैट तो 16.41% है। तो यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। तो 1 पोजीशन पे ये है, फिर काफ़ी हिस्सा कवर करता है आपका जीएसटी, फिर सेकंड पे आपका राज्य उत्पाद शुल्क, तीसरे पे आपका फिर कवर करता है मूल्य संवर्धित कर, यानी कि वैट की बात करता है। कौन सा, वैट की बात करता है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स की बात करता है। तो टॉप 3 का ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है राज्य स्वकर राजस्व की संरचना के संदर्भ में। अभी तक स्पष्ट हुआ, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से। कितना है इसका, इतना है। क्षेत्रफल ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% हिस्सा मात्र उत्तर प्रदेश कवर करता है। पूरे देश के 7.3% हिस्सा मात्र उत्तर प्रदेश भौगोलिक हिस्सा विस्तार कवर करता है, उत्तर प्रदेश कवर करता है। क्लियर है यहाँ तक? इधर समझ लिया ना। आर्थिक समीक्षा पूरे देश की देखी, फिर हमने यूपी का देखा बजट, फिर यूपी के बजट के बाद हमने क्या देखा, यूपी की आर्थिक समीक्षा को यहाँ पर देखा। क्लियर है? एक दो बार जब इस वीडियो को देखेंगे ना, बार बार 1 से 2 बार में आराम से समझ आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तुरंत मुझसे जो है आप प्रश्न कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए, जब लेट होते हैं ना तो सारी कायनात मिल जाती है आपको लेट करने पे। यहाँ पर गलत पिक्चर लग गया था जिसको मैं एडिट करी थी। फिलहाल 98 पेज नंबर पे आप देखेंगे, सेम उसी पेज के नीचे 97 के नीचे जब आप देखते हैं तो प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटना क्रम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की कुछ सूची है, जिसके अंतर्गत कह रहे हैं जैसे डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक DSIB, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली, भाई पढ़ लीजिएगा आप ये क्या लिखा हुआ, इम्पॉर्टेंट बैंक की बात कर रहे हैं। तो उसकी सूची जारी की गई है। ये प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी की गई है RBI के द्वारा, 2023 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किन किन बैंक को रखा गया, यहाँ मैंने लिखा भी है DSIB के अंतर्गत किन किन बैंक को रखा गया। SBI को याद रखना है, पूछ लेंगे आपसे। SBI को, HDFC को, फिर आपको रखा गया है ICICI बैंक को रखा गया। तो मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो DSIB के अंतर्गत यानी कि जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक हैं RBI के द्वारा ये जो जारी किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से 3 बैंक आते हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम अगला इसके नीचे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अब हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो 2023-24 के बारे में यहाँ पर है, जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, मौद्रिक नीति समिति, यानी कि MPC के द्वारा कौन सी स्टेटमेंट जारी किया जाता है, कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है आपकी, वो आपका है NPS जारी की जाती है। ठीक है, अब ये जो मौद्रिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो मौद्रिक नीति समिति करती है, लेकिन समिति का कोई तो अध्यक्ष होगा ही ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वही आपकी मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। और बात करें प्रेजेंट टाइम में तो इसका गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसीलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी की जाती है। और मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत आप देखेंगे जो रेपो रेट है ना वो आपका 6.50% है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर आपका कुछ एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, जिसमें आपको रेपो रेट बताना है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है वो देखना है। RRR जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको RR बोलते हैं, रेपो रेट, यानी कि RR क्या होता है। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, RR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, RRR यानी कि रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ आप देखेंगे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, एसडीएफआर, ठीक है, एसडीएफआर क्या होता है, तो आपका एसडीएफआर क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। तो ये फुल फॉर्म तो जानना ही है, इनके बारे में भी एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बहुत बार बनते हैं। ठीक है, तो इसका आरआर कितना है, यहाँ पर आरआर जो हमने बात की थी 6.50% है। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं, इसके साथ एसडीएफआर यहाँ पर कितना है 6.25%, तो एसडीएफआर कितना है 6.25% है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एमएसएफ कितना, एसडीएफआर 6.25 है, एमएसएफ आपका 6.75 है। एमएसएफ और बैंक रेट जो है ना बीआर आपका 6.75% है, तो बैंक रेट आपका कितना है 6.75%, यानी कि दोनों बराबर हैं। अब इसके बारे में होमवर्क में आप ज़रा डेफिनेशन के साथ साथ जानिएगा प्रेजेंट टाइम में क्या पोजीशन है, आगे जब ये टॉपिक आएगा तो मैं कराऊंगी, लेकिन आपको होमवर्क करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो बात की जा रही है इतना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर जो है सीआरआर आपका 4.50% है, एसएलआर आपका 18.00% यहाँ पर बात करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये बॉक्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बात की जा रही है 2000 रुपये के बैंक के नोट की वापसी की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कि कब यहाँ पर नोटों के संचालन की वापसी की घोषणा हुई थी। कह रहे हैं कि पूरे देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निगम कार्यालय को 2000 रुपये के बैंक नोट भेजे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर ही 2000 रुपये के जो बैंक नोट है वो अभी 19 मई 2023 तक जो संचालन में मौजूद थे वो 97.38% की वापसी हो चुकी है बैंक के पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक कहते हैं, मैंने देखिए ये एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसको मैंने वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी है। देखिए उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति। अब आपसे पहला स्टेटमेंट ही ये बना देगा, हो सकता है यही एक स्टेटमेंट दे दे कि ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति किस राज्य के द्वारा सबसे पहले दी गई है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट ही अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, तो ड्रोन प्रचालन की सुरक्षा नीति के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें बनाई गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं। तो उस रूल्स और रेगुलेशंस को कराने के लिए एक ड्रोन पोर्टल का भी संचालन किया जाएगा। तो ड्रोन पोर्टल बनेगा जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ें, कुछ नियम तय किए गए, जैसे ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत कहा गया कि अस्थायी रेड जोन घोषित करने संबंधी प्राधिकार का अवधारण होगा। ठीक है, बिना नीति के लागू होने पर प्रदेश में बिना अनुमति के कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है, या पढ़ लेना एक बार इसको। ड्रोन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा, तभी आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। उसके कुछ नियम है, कुछ रेगुलेशंस है, लेकिन ये आपका सीधे सीधे एक प्रश्न इससे बन सकता है कि ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति किसके द्वारा लाई गई है, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि याद कर सकें। अब बिहार जाति आधारित जनगणना एक अगला टॉपिक है, तो अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम बिहार का पेपर नहीं बल्कि यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो बिहार को अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड लाइन कर सकते हैं, इसके 2-3 पैरा हैं, इसको हमें साइड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे हम अगला टॉपिक बात कर रहे हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो आप देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है ना, किसको हम NSSO कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहते हैं, उनके द्वारा PLFS जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि एक रिपोर्ट है जो NSSO के द्वारा PLFS एक रिपोर्ट है जिसको जारी किया जाता है, और ये वार्षिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में ये जो सर्वे होता है इसके अंतर्गत क्या कहा गया, किस चीज़ का सर्वे होता है कि भारत में रोजगार और बेरोजगार की स्थिति के कुछ प्राथमिक आंकड़े हैं जो हमें बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 22-23 के हैं, लेकिन तुलना उसकी 17-18 से की जा रही है। क्यों, क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो अलग थी, तो जब वो बदलाव हुए सरकार में तो किस उनके समय पे और इनके समय में क्या बदलाव देखे गए, बेसिकली यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो किस तरह से प्रश्न बन सकता है कि पुरुषों के लिए जो श्रम बल की भागीदारी 2017-18 में थी 75.8% थी। ठीक है, श्रम बाजार में
वहीं 25-22-23 में बढ़ के 78.5 हो गई, यानी कि 5.8 से 8.5, यानी कि 78.5% हो गई है। ठीक है, वहीं महिलाओं के संदर्भ में पहले 17-18 में 23.3% थी, जो सीधे 37% बढ़ गई है 22-23 के अंतर्गत। क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम कामगार जनसंख्या अनुपात देखें WPR, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, फिर इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अगर हम देखें तो 17-18 में कितनी थी, 5.3% थी। बेरोजगारी दर 17-18 में 5.3% थी, जो घटकर 22-23 में कितनी हो गई, 2.4% हो गई है। ठीक है, 2.4% हो गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा, शहरी क्षेत्रों में पहले 7.7% से घटकर 7.7% 2017-18 में थी, फिर घटकर कितनी प्रेजेंट टाइम में है, अभी 5.4% हो गई है। तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी जो है, यानी कि आप यहाँ पर कैसे देख सकते हैं इसको, कि यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर अर्बन और रूरल एरिया में, ठीक है, अर्बन शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे जो बेरोजगारी है वो घटकर 5.4% हो गई है। वहीं आप देखेंगे रूरल एरिया में जो बेरोजगारी है वो कितनी हो गई, 2.4%। तो प्रेजेंट का आंकड़ा यहाँ पर इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, वहीं कह रहा है कि पुरुषों के लिए बेरोजगारी अब कितनी रह गई, 3.30, पहले 6.1% थी। वहीं महिलाओं के लिए 5.6% पहले थी, जो कि घटकर 2.9% हो गई है। तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर एज यूजुअली बिहार जाति आधारित यहाँ पर जनगणना 2022 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि बिहार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और हम अभी यूपीपीएससी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिहार में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जो बात की जा रही है, तो आपकी ड्यूटी एक ये हो जाएगी, यहाँ पर होमवर्क में लिख लीजिए कि जो गांधीयन मूवमेंट है ना, जो गांधीयन मूवमेंट है, गांधी जी के जो मूवमेंट हुए हैं 1915 से, वो सारे आप ज़रा रट जाइएगा, देख जाइएगा एक नज़र में। हालांकि मैं भी आपको PYQ के थ्रू करा रही हूँ, वो भी देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी पहले कोशिश करिए। ठीक है, खुद से भी पहले कोशिश करिए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। इसके बाद यहाँ पर ये सब छोड़ते हैं, इसके बाद आते हैं कि हमारा क्या अगला टॉपिक है, भारत का पहला UPI ATM। ठीक है, अब यहाँ क्या याद रखना है, भारत का पहला जो UPI ATM है, पहले तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे उसका पहला नाम क्या है, यहाँ पर हिताची मनी स्पॉट UPI ATM। क्या है उसका नाम, हिताची मनी स्पॉट UPI ATM उसका नाम है। किसका, यहाँ पर नाम है UPI ATM का। ठीक है, तो हिताची पेमेंट जो सर्विसेज है वो वाइट लेवल ATM को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। यानी कि जो UPI ATM है, इसको वाइट लेवल ATM को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, इसके सहयोग से इसको बनाया गया है, जिसका नाम है हिताची मनी स्पॉट UPI ATM। हो सकता है आपसे बोले भारत का पहला UPI ATM का नाम क्या है, तो हिताची मनी UPI ATM है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि वाइट लेवल जो ATM है, अब इसमें वाइट लेवल ATM क्या है ये याद रखना है, ये क्या गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको टर्म चेंज करके पूछ सकते हैं। तो क्या है, नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अब ये किस दौरान इसको लॉन्च किया गया है, इसको तो आप किसके दौरान लॉन्च किया गया है इसको, किस ऐसे अवसर पर, तो हिताची मनी स्पॉट UPI ATM कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भौतिक यानी कि फिजिकल कार्ड की समाप्ति हो जाएगी, यानी कि ये कार्डलेस हो जाएगा। ठीक है, कार्डलेस हो जाएगा। इसका अनावरण अगर आप देखेंगे तो मुंबई में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 के दौरान किया गया था। तो किसके दौरान इसका अनावरण किया गया, मुंबई में हुआ था ये ग्लोबल फिटनेस फेस्ट के दौरान हिताची मनी स्पॉट UPI ATM का अनावरण किया गया है। और उसके दौरान ये किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कार्डलेस की बात करता है, और इसमें आप देखेंगे 200 रुपये तक का आप इसके अंदर जो है पेमेंट कर सकते हैं, मिनिमम, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर और क्या ध्यान देने वाली है, माफ़ी चाहती हूँ, 200 रुपये वाला इसके अंतर्गत वो आंकड़ा नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि UPI ATM कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, और भारत का पहला UPI ATM है, तो इसका नाम हमें याद रखना है, हिताची मनी स्पॉट UPI ATM है। यहाँ तक क्लियर, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला टॉपिक हमारा है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट। क्या है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो भारत के पास जो कितनी कार्यरत आयु की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑफ वर्किंग रिपोर्ट में यहाँ पर किसके अंतर्गत लाया गया है, ये
तो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो याद रखना, बड़ा अटपटा नाम है तो कन्फ्यूज़न ना हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। इसके आगे के आंकड़े को समझते हैं यहाँ पर। और ये जो है इसका थीम अगर बात की जाए, इसका इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम यहाँ पर है सोशल आइडेंटिटीज़ एंड लेबर मार्केट आउटकम्स, यानी कि सामाजिक पहचान और श्रम बाजार के परिणाम। सोशल आइडेंटिटीज़ एंड लेबर मार्केट आउटकम्स की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए विगत वर्षों में यहाँ पर संकेतक का फालतू का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना इतना याद होगा ना ही ये ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है ही नहीं आपके लिए, तो जो ज़रूरी है वो पढ़ना है। इसके बाद आता है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट से मतलब यहाँ पर आयु वर्ग की किसी विशेष की बात कर रहा होगा, है ना। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा की जाती है, पहले तो ये समझिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से इसके सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसके सहयोग से, किसके, IIPS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। इसकी थीम क्या है इस बार की, हमारे बुजुर्गों की देखभाल, संस्थागत प्रक्रिया, केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, थीम याद रखनी है। तो कौन सी रिपोर्ट है ये, IAR है, IAS नहीं है, IAR 2023 रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली जा रही, जनसंख्या, अब उनके आगे चुनौतियाँ भी है। तो भारत में बुजुर्गों की देखभाल जो है एक से जुड़ी चुनौतियाँ जो है, उससे जुड़ी चुनौतियाँ जो है, जो भारतीय जो जनसांख्यिकी है उसमें बदलाव में काफ़ी बड़े जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक में काफ़ी बड़े ऊँचे बदलाव देखे जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। अब यह रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 1.1 मिलियन व्यक्ति देखने को मिले, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का 7.9 मिलियन का 13.9% सिर्फ इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है बेसिकली यहाँ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 3 दशकों में, आने वाले समय में 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होकर 2050 तक 2.1 मिलियन हो जाएगी, 1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल आबादी का 22% यानी कि पूरी आबादी का 22% मात्र बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। कब, 2050 की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एशिया में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वृद्ध की वैश्विक आबादी का 58% एशिया में ही निवास करता है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति जो है एशिया में पूरी वैश्विक आबादी का 58% निवास करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है, कौन रिपोर्ट जारी करता है, कौन कैसे क्या करता है, ये ज़रूरी है। इसके बाद हम फिर पीछे इसमें पलटते हैं पेज को और देखते हैं कि कहते हैं कि 2050 तक तो हमने देखा कि 2022 में कितनी बता रहे हैं, इतनी बता रहे हैं जनसंख्या है वृद्ध व्यक्तियों की, लेकिन 2050 तक 22% हो जाएगी कुल आबादी का, यानी कि 2.1 बिलियन हो जाएगी वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या। लेकिन सदी का जब अंत होगा ना, यानी कि यहाँ पर देखिए 2022 में अभी कितनी बता रहे हैं, 10.5% पूरे ओवरऑल आबादी का। फिर इसके बाद 2050 में बता रहे हैं कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़कर हो जाएगी, 20.858% हो जाएगी। वही सदी के अंत तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 36% हो जाएगी, मतलब बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बस इतना याद रखना है। अगला टॉपिक कहता है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। तो यहाँ पर क्या है, ये सिटी फाइनेंस बैंकिंग दो रैंकिंग होती है, सिटी फाइनेंस रैंकिंग, सिटी ब्यूटी कंपटीशन। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग का में देखिए ये क्या है बेसिकली, तो ये शहरी स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से डिजिटल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये डिजिटल हो गया है क्योंकि इसका जो पोर्टल है www. यहाँ पर दिया गया है और इसको पेपरलेस बना के यहाँ पर एक पोर्टल जारी कर दिया गया है, जिसमें इस तरह से जो है भारत के शहरों की जो प्रेजेंट टाइम की जो वित्तीय स्थिति है उसकी गुणवत्ता, यानी फाइनेंस रैंकिंग की बात कर रहा है ना, तो वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन के समय में साथ सुधार के आधार पर यहाँ पर कुछ मूल्यांकन किया जाएगा, उसके उद्देश्य से इस रैंकिंग को बनाया गया सिटी फाइनेंस रैंकिंग। वही आपकी सिटी ब्यूटी कंपटीशन क्या कहता है, तो ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य कि भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी, समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो दो रैंकिंग है, फाइनेंस ये वित्तीय स्थिति की बात करता है, गुणवत्ता की, और ब्यूटी कंपटीशन भारत के शहरों को सुंदर बनाना, नवाचारी, समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाना इत्यादि की यहाँ पर बात करता है। अब अगला है टॉपिक भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है। तो भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया था, निफ्टी मतलब यहाँ पर म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो है निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया है।
ठीक है, देश का पहला है, बस इतना ध्यान रखना है। किसके द्वारा है यहाँ पर ध्यान रखना है, बस कुछ खास इतना वो नहीं है। इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। तो अब यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब हो सकता है इसको देकर 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन में आपको आईसीआईसीआई बैंक बोल दे, एसबीआई बोल दे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एचडीएफसी बोल दे और फिर बोल दे आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो मैंने ये 3 नाम ही क्यों लिए हैं, क्योंकि अभी मैंने पहले इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ाया है, इसलिए नहीं, ताकि आप कंफ्यूज हो और उसको फिर से पढ़ें, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला ये पहला बैंक है, याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि यूपीआई लाइट भुगतान करने के लिए पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक का आप त्वरित लेन देन कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं होगी। इसका उपयोग किए बिना छोटे मोटे जो यूपीआई लेन देन होंगे वो करने में आप सक्षम होंगे, ठीक है। इतना ही है बस इसमें। तो हमने काफ़ी कुछ आज आपका हिस्से को कवर कर लिया है, चाहे वो आपका नॉर्मल आर्थिक समीक्षा हो या उत्तर प्रदेश का बजट हो, उत्तर प्रदेश का आपकी आर्थिक समीक्षा हो, फिर प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम को हमने किया है। अब कल के वीडियो में हम कृषि से संबंधित जो क्षेत्र इत्यादि हैं वहाँ पर फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, फिर हम आगे उद्योग क्षेत्र इत्यादि को देखेंगे। तो जल्द से जल्द आपका निश्चिंत रहिए, आरओ से पहले कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक वीडियोस को शेयर करना नहीं शुरू किया तो प्लीज़ शेयर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो दोपहर को 1 बजे आती है, जो निरंतर आपको 1 बजे मिलेगी। 1-1:30 हो जाएगा लेकिन मिलेगी निश्चित, ये मेरी गारंटी है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।